गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे कि आपके पड़ोसी भी कंफ्यूज हो जाए कि फलाना जी का लड़का आजकल दिखता क्यों नहीं है। 10वीं कक्षा में सभी बच्चे इतने ही जोश जुनून से पढ़ाई करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब टारगेट बोर्ड पे अभी सभी विषय का जबरदस्त तैयारी कराया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग यह बता दीजिए, क्या आप लोग को मेरी आवाज अच्छे तरह से पहुंच रही है या नहीं? फटाफट से आप लोग यस सर लिखकर कमेंट कर दीजिए। फटाफट से आप लोग यस सर लिखकर कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग को मेरी आवाज सही से जा रही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। बच्चों, आज की जो क्लास है एक शानदार जबरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 है, जो कि एक अच्छे सवाल है, इन सभी सवाल को हम लोग करने वाले हैं। तो आप में से सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर गुड मॉर्निंग, तो आप सबको भी गुड मॉर्निंग। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह टॉपर बैच क्या है। बच्चों, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके टारगेट टारगेट प्ले स्टोर पे जाके आप लोग को टारगेट बोर्ड का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना है। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आएंगे क्लास 10th के लिए कोर्स परचेज करने के लिए, और एक आएंगे 11th 12th का कोर्स परचेज करने के लिए। तो आपको कौन सा कोर्स परचेज करना है? 10th वाला जो कोर्स होगा वह परचेज करना है। क्यों बच्चों? अगर टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको सभी विषय की एक जबरदस्त तैयारी करनी होगी। तो यह तैयारी जो है आपको टारगेट बोर्ड के जो एप्लीकेशन है वहीं पे संभव है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं? सबसे पहले तो आपको डेली लाइव क्लास कराई जाएगी। सभी सब्जेक्ट के एक बेहतर टीचर के साथ लाइव क्लास कराई जाएगी। उसके बाद आपके डाउट क्लास भी लिए जाएंगे। आपको सभी नोट्स दिए जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट है सभी के नोट्स दिए जाएंगे। वीकली टेस्ट होंगे, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिहार टॉपर के हैंड नोट भी मिलेंगे, जिससे आपको देखने को मिल जाएगा कि बिहार टॉपर कैसे लिखते हैं, किस तरह से बिहार टॉपर अपने कॉपी को लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको 3 सवाल दिया था। 3 सवाल दिया था, क्या आपको याद है? 3 सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो जो मैं केवल आंसर बता देता हूं। जो पहला सवाल था उसका आंसर होगा, जो पहला सवाल था उसका आंसर होगा कितना बच्चों? 28। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था। और जो दूसरा सवाल था उसका आंसर होगा 5। और जो तीसरा सवाल था जो बहुत ही आसान था उसका आंसर होगा 1। आप लोग फटाफट से मिला लीजिए। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर, 28, 5 और सही है। तो यह मैंने होमवर्क दिया था उसका मैंने आंसर बताया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं इसके बाद वो ये लोग ध्यान देंगे। तो चलिए, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं, जब मैंने सम संख्या और विषम संख्या पढ़ा रहा था, क्या आप लोग को याद है या नहीं? जब मैंने सम संख्या और विषम संख्या पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो सम संख्या है वह 2q या 2m के रूप का होता है, और जो विषम संख्या है वह 2q+1 के रूप का होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या लिखते हैं कि सभी सम पूर्णांक सभी सभी सम सम धनात्मक पूर्णांक या सभी धनात्मक सम पूर्णांक, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। सभी धनात्मक धनात्मक सम सम पूर्णांक, सभी धनात्मक सम पूर्णांक या सम संख्या क्या होता है? 2q 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 के तथा तथा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां मैं इसको प्रूफ भी करने वाला हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसको प्रूफ भी करने वाला हूं। देखिए, सभी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा सभी धनात्मक विषम पूर्णांक सभी धनात्मक विषम पूर्णांक
2q+1 2q+1 के रूप का होता है। बहुत सारे बच्चों को यह बात अभी समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या सवाल क्या कहना चाह रहा है, कुछ जो यह जो पॉइंट है या क्या कहना चाह रहा है, क्या आपको बताना चाह रहा है कि कोई भी धनात्मक सम संख्या ले लीजिए, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे 4 ले लिए, इसमें अगर 4 में अगर 2 से भाग करेंगे, 4 में अगर 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है कि नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का असर होता है a बराबर bq+r। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 2q, यानी कि b की जगह पे तो 2 है और q की जगह पे तो q है, शेषफल r की जगह पे क्या है, 0 है। तो यानी कि सभी सम संख्या में अगर हम लोग 2 से भाग करें, तब 2 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। किसी भी में करके देख लीजिए, यहाँ पे जैसे 4 हमने लिया, 4 में अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, शेषफल कितना आएगा सर, शेषफल 0 आएगा। इसी तरह हम लोग 6 लेकर देखते हैं, 6 में भी 2 से भाग करेंगे, 2 त्या 6, यानी कि अगर 2 से किसी भी सम संख्या में अगर भाग की जाए तो वह किसी भी सम संख्या में अगर भाग की जाए तो वह 2q के रूप का होता है। जैसे सम संख्या तो आपको पता होगा कि 2 4 6 8, इन्हीं सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह किसी भी विषम संख्या में अगर हम लोग 2 से भाग करें, बच्चों किसी भी विषम संख्या में हम लोग अगर 2 से भाग करें तो वह 2q+1 के रूप का होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान गए कोई भी विषम संख्या 5 ले लेते, इसमें हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, a बराबर bq+r के रूप का है, यह समझिए। इसी तरह का a बराबर bq+r जो आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो पढ़ी है ना बच्चों, बस वही है। यहाँ पे b की जगह पर 2 है, यानी कि किसी भी विषम संख्या में अगर 2 से भाग करी जाए तो शेषफल 1 होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा शेषफल, यहाँ पे अगर 2 से भाग करी जाए तो कितना होगा शेषफल, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शेषफल 1 आ रहा है, नहीं। एक पॉइंट और आपको ध्यान में देनी है बच्चों, एक पॉइंट और इसी में ध्यान में देना है, क्या कि Q क्या है, Q कोई पूर्णांक है, Q क्या है, कोई पूर्णांक है। इसका भी मैं कारण बताऊंगा, Q कोई पूर्णांक है, यह देखिए यहाँ पे। इसी तरह हम लोग कोई विषम संख्या 7 ले लेते हैं, आप खुद से भी करके चेक कर सकते हैं। हम लोग विषम संख्या 7 ले लेते हैं, 7 में अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, और शेषफल कितना आया, शेषफल सर 1 आया। तो यही तो कहना चाह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के, अगर आज तक आपको अगर पता नहीं था कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, लेकिन कहीं कहीं बच्चों अगर आपने 9th क्लास में विषम संख्या पढ़ी हो तो आपको पता होगा वहां पे बच्चों 2q-1 भी लिखा रहता है, 2q-1 भी लिखा रहता है विषम संख्या। क्यों, यह बताइए। मैंने 2q+1 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, q कोई पूर्णांक है। मैं पूछूं क्या एक विषम संख्या है कि नहीं, तो सर एक तो विषम संख्या, एक में जरा 2 से भाग करके दिखाइए, एक में जरा 2 से भाग करके दिखाइए, तो सर शेषफल तो क्या कहिए, इसमें पूरा पूरा भाग भी नहीं लगेगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी दशमलव में संख्या आएगा, जैसे यहाँ पे दशमलव लिखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो क्या यह 0.5 एक कोई पूर्णांक है, आप लोग जवाब दीजिए। क्या 0.5 है, क्या 0.5 है कोई पूर्णांक है, तो नहीं सर, कोई यह 0.5 कोई पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए हम लोग विषम संख्या को 2q-1 के रूप में भी दर्शाते हैं। तो इस बात को हम लोग देखिए, क्यों, क्योंकि देखिए q की जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 में से 1 गया, कितना होगा, 1 होगा। इस बात को अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। बच्चों क्या आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई, बच्चों क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो चलिए इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है कि नहीं सर, a बराबर होता है bq+r, a बराबर होता है bq+r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और b से छोटा r, जहां b से छोटा r। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, माना ध्यान से समझिएगा, इसी के आधार पे हम लोग बड़े बड़े सवाल को भी करेंगे। यह एक छोटी सी सवाल है, इसको अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो आगे कंफ्यूज हो जाइएगा। माना कोई ध्यान से देखिए, माना कोई धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक, हम लोग सम और विषम दोनों को एक ही साथ सिद्ध कर रहे हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है, a है, और यहाँ पे b की जगह पर क्या है,
आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है कि बी की जगह पे दो, बी की जगह पे मतलब क्या है, भाजक दो है, भाजक कितना है, दो है, भाज हमने ए मान लिया और भाजक ये जो पूर्णांक है और भाजक क्या है, दो है, तथा बी बराबर, तथा बी बराबर दो लेने पर। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप लोग ध्यान से केवल देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं या प्रमेयिका। एल्गोरिथम हम लोग क्यों लिखते हैं, देखिए जो एचसीएफ निकालने की पूरी जो प्रक्रिया है उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। और जो ए बराबर हाँ, कल के जो परसों का जो क्लास हुआ था उसमें कुछ बच्चों का डाउट भी था कि सर एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर है। तो देखिए आज जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो मन से पढ़ रहे होंगे उन्हीं को यह डाउट हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर है यह जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, समझे। और इसके मदद से जितने भी सवाल सोल्व किए जाते हैं वे सभी क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं, एल्गोरिथम क्या होगा सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और बी से छोटा आर। यह आपका जो मैं सवाल करने जा रहा हूं, या आप लोग खुश हो जाइए, यह जो सवाल है आपके उदाहरण का प्रश्न संख्या 2 है, उदाहरण का प्रश्न संख्या 2 है। और यह एक इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी अगर आप पढ़ाई करना चाहेंगे 12th में 11th में तो वहां पे भी इस सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे बताना इंपॉर्टेंट समझा। यहाँ पे देखिए अब तो, लेकिन सर आप b बराबर 2 लिए हैं, सर आप तो b बराबर 2 लिए हैं, तो a बराबर तो आपको, b बराबर तो आपको 2 लिखना चाहिए, b बराबर आपको लिखना चाहिए सर 2q और प्लस में r। अब बताइए r, तो जो यह जो r है वह b से तो छोटा होता है, तो 0 से बड़ा बराबर तो r होगा, बड़ा या बराबर r तो होगा, लेकिन इस 2 से छोटा होगा, इस 2 से छोटा होगा। बताइए r क्या क्या हो सकता है, तो सर r देखिए आपको बताना क्या है, 0 से बड़ा या बराबर संख्या बतानी है, लेकिन 2 से छोटी संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे सर, 0 से बड़ा या बराबर भी लेना, तो चलिए सर 0 का तो बराबर भी लेना है, तो एक 0 ले लीजिए, आर बराबर एक आप 0 भी ले लीजिए, आर बराबर आप 0 भी ले लीजिए, और क्या कीजिए एक भी ले लीजिए, लेकिन 2 नहीं होगा, 2 ले लीजिएगा तो 2 से तो छोटा लेना है आर, 2 से छोटा लेना है आर की नहीं बच्चों, बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या बराबर लिखा हुआ है लेकिन 2 से छोटा लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यह जो a बराबर 2q प्लस आर आया है, इस सवाल को अगर आप लोग समझ गए ध्यान से बच्चों, अगर ध्यान लगाकर देख लिया तो इसके बाद जो मैं प्रश्नावली के जो सवाल कराऊंगा वह आपको आसान लगेंगे, क्योंकि वह जो सवाल है लंबे लंबे सवाल, लंबे लंबे उसके सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप बेसिक चीजों को बारीकी से नहीं समझिएगा तो वहां पे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं 0-1, बहुत अच्छे, जिन बच्चों का भी 0-1 जवाब आ रहा है आर का मान उनका सही है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यह जो 0 है यह ए बराबर 2q प्लस आर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आया है, ए बराबर 2q प्लस आर में आर बराबर 0 रखते हैं, आर बराबर 0 रखेंगे किस में, ए बराबर 2q प्लस आर, तो 2q प्लस आर में तो 0 रख देंगे तो 2q हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2q प्लस आर, आर बराबर हम लोग, अब आर का हमें मान पता चल गया है कि आर तो का सर जी 0 होगा और नहीं तो 1 होगा। कोई भी पूर्णांक में अगर 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, इतना ध्यान रखिए। तो अब हम लोग रखते हैं, तो 0 का तो कोई महत्व है नहीं, किसी भी संख्या में अगर 2 में 0 जोड़े तो 2 ही होगा, तो इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आर बराबर 1 रख के देखते हैं, कितना रखते हैं बच्चों, आर बराबर 1, आर बराबर जब 1 रखेंगे तो ए बराबर 2q, देखिए यहाँ पे किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, ये यह ए लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो यह देख लीजिए, यह ए लिखा हुआ है, ए बराबर 2q प्लस आर में आर के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। अब सोच के देखिए आप लोग, यह मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं, यह जो है और यह 2q सम संख्या है या विषम संख्या है, आप लोग जरा ध्यान से सोचिए। इन सब चीजों को आप अगर सोचना सीख गए तो आपके लिए प्रश्नावली 1.1 बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का जवाब भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का जवाब भी आ रहा है, यस सर इस तरह। चलिए देखिए यहाँ पे
टू क्यू जो है सर ये एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्यू तो कोई नो पूर्णांक है सर, ऐसा भी क्यू कोई भी पूर्णांक है तो मान गए कोई भी पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, तो इस संख्या में अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो सर जी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 छोड़िए, कुछ भी आपको जो भी कोई भी पूर्णांक आपको समझ में आता है वो रख लीजिए। 5 ही रख लेंगे, अगर 5 ही रख लेंगे तो यानी कि देखिए यहाँ पे 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि जो 5 दूनी 10 जो आ रहा है, इस 10 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। या 3 रखे तो 3 दूनी 6 आ रहा है, तो 6 में भी तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं बच्चों? इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। यानी कि ये बराबर टू क्यू क्या है? एक सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। और ए बराबर टू क्यू प्लस वन क्या है, इसको मैं खत्म कर देता हूं। ए बराबर जो ए बराबर टू क्यू प्लस वन, देखिए क्यू के जगह पे आप लोग कोई भी पूर्णांक, क्यू के जगह पे आप लोग कोई भी पूर्णांक रख के देखिए। क्यू को तो हम लोगों ने पूर्णांक माना है, यहाँ पे टू क्यू प्लस वन लिखा हुआ है, टू क्यू प्लस वन। क्यू के जगह पे आप लोग कोई भी पूर्णांक रख के देखिए तो क्या आएगा सर? कोई भी आप लोग अपने पे कॉपी पे ही यह करके देखिए, कोई भी पूर्णांक आपके मन में, अगर आपके पास रफ का कॉपी है, कोई भी पूर्णांक रख के देखिए क्या होगा। कोई भी रख लेते हैं, मान के 5 ही रख लेते हैं, और यहाँ पे 1 तो है, तो 5 दूनी सर 10 अब प्लस 1 11। यह बताइए 11 एक विषम संख्या है या नहीं? तो है सर, 11 तो एक विषम संख्या। इसी तरह आप कोई भी पूर्णांक रखकर चेक करेंगे ना तो आपको विषम संख्या ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? विषम संख्या ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो इतना आपके उदाहरण नंबर प्रश्नावली 1.1 का जो उदाहरण नंबर 2 था वह यह सवाल था। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी अगर धनात्मक, यहाँ पे सॉल्यूशन है, हल है, यह सॉल्यूशन है, कोई भी जो धनात्मक सम पूर्णांक है वह टू क्यू के रूप में होता है, तथा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस वन के रूप में होता है। एक चीज बच्चों मैं देख रहा हूं, जितने बच्चों ने यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, सभी बच्चे लाइक नहीं किए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैंने बताया था ना कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको जहां से अच्छा ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को फैलाया भी जाए। तो आप लोग मेरे लिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। जो आपका सवाल है यह हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से शुरू किया था इस चैप्टर को। उसके बाद हम लोग ने समझा था कि प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है। आज भी मैंने समझा दिया कि ए बराबर जो ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर है, यह तो प्रमेयिका है, 0 से बड़ा या बराबर आर और बी से छोटा। लेकिन इसके आधार पर कोई भी अगर समस्या को हल किया जाता है तो वह एल्गोरिथम है। तो चलिए बच्चों आगे की सवाल हम लोग करते हैं। अगर जिन बच्चों को थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा पिछले वाले सवाल में, वह इस सवाल में बिल्कुल वह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, मैं यह गारंटी देता हूं कि मैं इस सवाल को जिस तरह समझाने जा रहा हूं या आगे के जो 4 सवाल मैं जिस तरह समझाऊंगा उस तरह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यह गारंटी मैं दे रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं सीधे आया छपवा दूंगा कि माना ए बराबर बी क्यू प्लस, माना कोई ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ऐसा नहीं। मैं समझाने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस वन, यह जो है आपका प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर सवाल है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का। सर अभी तो आपने बोला था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सर 2q प्लस 1 के रूप का होता है, और यहाँ पे 6q प्लस 1। तो किसी भी विषम पूर्णांक में, अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, इस साल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में अगर किसी भी सम संख्या से भाग की जाए तो जो शेषफल आएगा वह हमेशा एक विषम संख्या आएगा। देखिए कोई भी विषम, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान गए हम लोग यह 7 एक संख्या लेते हैं, 7 कोई विषम संख्या लेते हैं, इसमें हम लोग 6 से भाग करके देखते हैं। सर 6 एकम 6,
शेषफल कितना आया, 1 आया। बताइए एक सम संख्या है, विषम संख्या है? विषम संख्या है। यही तो लिखा हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक में अगर 6 से भाग करी जाए तो शेषफल तो क्या 1 होगा, नहीं तो 3 होगा। अच्छा सर 3 कब आएगा? 3 भी तो दिखा दीजिए सर, 3 भी तो दिखा दीजिए। आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 कोई भी विषम पूर्णांक है, कोई सा भी हम लोग पूर्णांक ले लेते हैं तो 13 नहीं 15 लेकर देखते हैं। 13 पे तो एक ही आ जाएगा 15। 15 6 से भाग करना है तो 6 दूना कितना होगा, 12 होगा। सर शेषफल देखिए सर 3 आ गया। इसी तरह जब आप 17 में भाग करेंगे 6 से तो आपका शेषफल आएगा कितना, 5। तो यही यह सवाल में कहा गया है। 17 में करके मैं दिखा भी देता हूं। 17 में जब आप 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी तो सर 12 आएगा और 5 आएगा शेषफल। कितना आएगा बच्चों, शेषफल आएगा 5। यही तो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 6 तो है, क्यू के जगह पर कितना है, 2 है, और शेषफल के जगह पर कितना है, 5 है। 6 दूनी 12 और 5 17। 17 क्या है, एक विषम संख्या है। अगर चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने जहां पे इस सवाल को सोल्व करेंगे कहीं साइड में लिख लेंगे। यह आपको इस सवाल को समझने में बहुत मदद करेगा। तो इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, खत्म कर देता हूं यहां से। अब हम लोग डायरेक्ट इस सवाल को सोल्व करेंगे। चलिए, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो पता है, और यहाँ पे देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं, हमको तो कोई पता नहीं है। जैसे हमने 17 ले लिया था, 15 ले लिया था, 7 ले लिया था, उसी तरह एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा, सर 3 में तो जरा करके दिखाइए, 6 से 3 में तो जरा 6 से करके दिखाइए। नहीं आपको शेषफल आ रहा है पूरा पूरा और नहीं भागफल पूरा पूरा आ रहा है। तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्यू क्या लिखा हो, क्यू कोई पूर्णांक है। अगर मान गए यहाँ पे हम लोग दशमलव दे भी दे तो 6 पचे 30, क्या 0.5 कोई पूर्णांक है, नहीं है सर। इसलिए 6 से बड़ा ही विषम संख्या लेना है, मतलब 7 8 7 9 इस तरह। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। माना तो इस सवाल को सोल्व करने का प्रोसेस है, वही प्रोसेस आगे सभी सवालों के लिए है, इसलिए आप लोग इस सवाल को ही ध्यान से देखेंगे। माना माना कोई माना कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। ये को ही मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन पढ़े में क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने विषम संख्या को ए ही मान लिया, इसलिए हम लोगों ने विषम संख्या को ए ही मान लिया। आप लोग क्लास पे ध्यान देंगे और वीडियो को जरूर ही लाइक कर देंगे। यहाँ पे देखिए तथा तथा b बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, तथा b बराबर 6 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 6 से भाग किया गया है, इसका मतलब तो यही बात, b बराबर 6 लेने पर 6 है ही देता हूं मैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम मैं लिख देता हूं, क्योंकि पूरी पर जो सवाल सोल्व करेंगे वह एल्गोरिथम कहलाएगा। एल्गोरिथम या एल्गोरिथम भी बोलते हैं, एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले यह बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या है सर, ए बराबर है सर पी क्यू, ए बराबर है सर पी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और बी से छोटा आर। आपके मन में अब आ रहा होगा सर तो b बराबर तो 6 है, तो आप b बराबर 6 रख दीजिए। यह आ रहा है कि नहीं बच्चों आपके दिमाग में, सर b बराबर तो 6 है, तो इसलिए b बराबर 6 रख के देखिए। आप लोग वीडियो को शायद शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट से बच्चों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिए। यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, b तो 6 हो जाएगा, तो 6q प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर तो r होगा। अब लेकिन क्या होगा सर, b से तो छोटा ही होता है, तो b की जगह पर तो आपने 6 रखा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या बताओ, अब आपको आप लोग जरा कमेंट करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुने, आप लोग कमेंट करेंगे कि 0 से बड़ा या बराबर संख्या आप लोग लिख कर कमेंट कीजिए और 6 से छोटा, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए।
या अब मैंने बोला 0 से बड़ा और 6 से छोटा, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर भी। तो देखिए सर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, आर बराबर क्या क्या हो सकता है सर? आर का मान यहाँ पे सर 0 हो सकता है, क्योंकि 0 का तो बड़ा बड़ा भी लेना है या बराबर भी लेना था, बराबर तो 0 ही हो गया। 1 हो सकता है सर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है सर, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्या 6 भी हो सकता है? तो नहीं सर, 6 नहीं हो सकता है। कैसे 6 हो जाएगा? क्योंकि 6 से तो छोटा ही लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से यह जो आर का मान है, यह जो आर का मान है, यह बारी बारी से ए बराबर 6q प्लस आर, 6q प्लस आर में रख के देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, सभी बच्चों का कमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो बच्चे 5 नहीं लिख रहे वो 5 भी लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 से तो 5, 6 से तो छोटा ही है 5, तो 5 आप लोग बहुत सारे बच्चे 5 नहीं लिखे हैं, शायद छूट गया है, तो यहाँ पे देखिए 5 भी होगा। यह देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, आर बराबर, ध्यान से समझिएगा, आर बराबर 0 या सभी संख्या कितने आए हैं शेषफल, 0 1 2 3 4 5, इन सभी को बारी बारी से हम लोग इसमें आर के जगह पे रखेंगे। इसलिए ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर 0 जब हम लोग लेंगे, लेने पर ए बराबर क्या हो जाएगा सर, ए बराबर सर हो जाएगा 6q और प्लस 0। तो 0 लिखना क्या जरूरी है? नहीं जरूरी है। उसी तरह ध्यान से देखिएगा, आर बराबर, आर बराबर, आर बराबर 1 लेने पर, मैं इसमें अभी और समझाने वाला हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से भी समझिए। मैं अभी पूरी बात यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, इसको पहले समझ लीजिए। जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा इस सवाल को। आर बराबर 1 लेने पर सर क्या हो जाएगा सर, ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर का मतलब यह जो ए बराबर 6q प्लस जो आ रहा है, इसी आर के जगह पे हम लोग मान चेंज कर रहे हैं। तो आर बराबर, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा सर। जब आर का मान सर 2 लेंगे, बारी बारी से लेंगे, यहाँ देखिए आर बराबर जब 2 लेंगे बारी बारी से, 1 2 3 जो है इसको हम लोग रख रहे हैं, लेने पर ए का मान क्या हो जाएगा सर, ए का मान हो जाएगा 6q प्लस में 2। जब आर का मान हम लोग फिर 3 लेंगे, क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है बच्चों? इतना काम आप लोग कर सकते हैं? क्या आप लोग इतना काम आप लोग कर सकते हैं? बताइए। आर बराबर जब 3 लेंगे तब क्या होगा? अभी अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो बाद में बहुत आपको दिक्कत होगा, क्योंकि एक लंबा सवाल है, इसलिए आप लोग बारीकी से एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये बराबर सर आ जाएगा 6q प्लस 3। अभी 2 और बच गया है सर, अभी 4 और 5 रखना तो बाकी है, बाकी है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल बाकी है, उसको हम लोग अगले पेज पे रखेंगे। लेकिन तब तक यह समझ लीजिए, क्या ये आर बराबर जब हम लोगों ने 0 रखा तो यह जो 6q है, यह सम संख्या है या विषम संख्या? इतना अगर आप लोग सोचना सीख गए तो आपके लिए यह सवाल मुश्किल नहीं है। जिनको जिनको अगर यह सवाल का जवाब पता है तो बताइए, 6q सम संख्या है या विषम संख्या है? 6q सम संख्या है या विषम संख्या है? तो सर 6q तो वो सम संख्या है। क्यों? q की जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे, जो मान गए 2 ही रखेंगे, 6 गुना 2 या 3 रखते हैं तो 6 3 18, 18 में तो सर जी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि, या ऐसे भी देखिए ना, इसका मतलब क्या होता है, 6 गुने q होता है, तो यानी कि इसमें तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यह क्या है? एक सम संख्या है। क्या है बच्चों? यह एक सम संख्या है, सम संख्या। 6q प्लस 1 क्या है? देखिए इसमें अगर आप q की जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे, मान गए हम लोग 2 ही रख देते हैं, तो देखिए 6 दूनी 12 और 1 13, कितना हुआ? 12 1 13, यह एक तो विषम संख्या आया। यानी कि इसमें तो देखिए, इसमें कुछ कॉमन होने वाला है सर? कुछ कॉमन नहीं होने वाला है। इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इसलिए यह क्या है? एक विषम संख्या है। तो इसको, इसके सामने हम लोग लिख देते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। उसी तरह अब आप इसको देखिए, 6q प्लस 6, यस सर जी, यस सर जी, लिख रहे हैं बच्चे। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ पे देखिए, आर बराबर जब हम लोग 2 ले रहे हैं तो 6q प्लस 2 आ रहा है, इसमें से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं? 2 कॉमन हो जाएगा सर। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 3q बच जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि जो भी संख्या होगी इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। या इसको आप दूसरी तरीका से, मैं दो तरीका से समझा रहा हूँ, आप जिस तरीका को भी समझ जाए वह आपके लिए अच्छा है। या सर ये 6 q के जगह पर कोई भी संख्या रख के देख लेते हैं, q की जगह पर 1 नहीं रख के देखते हैं, तो क्या आएगा? 6 कम 6 2
क्या कितना हुआ, हाँ 6 कम 6 और 2 कितना हुआ 8 हुआ। 8 एक सम संख्या है कि नहीं, बिल्कुल सम संख्या है। यानी कि सर 6 क्यू + 2 है ना, यह एक सम संख्या है। यह क्या है, एक सम संख्या है, समझे। उसी तरह आर बराबर जब हम लोग 3 लेते हैं, आर बराबर जब 3 लेते हैं तो सर जी इसमें भी तो सर 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी तो सर 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 क्यू और प्लस 3 एकम 3। ये देखिए 3 से भाग करेंगे तो 3, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे देखिए 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 दूनी तो 6 हो जाएगा, 2 क्यू और प्लस 3 एकम 3। यानी कि इसमें तो सर 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। लेकिन सम और विषम संख्या का डेफिनेशन यही है, नहीं, विषम संख्या का डेफिनेशन यह है कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 से लगने से हमको क्या मतलब है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि यह जो 6u + 3 है, यह क्या है, एक विषम संख्या है। यह क्या है बच्चों, एक विषम संख्या है। अभी 2 और बाकी है, तो क्या मैं उसे यहीं पे लिख दूं, यहाँ पे तो शायद नहीं इस पे जगह बच पा रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आर बराबर 4 लेने पर, आर बराबर जब हम लोग 4 लेंगे, आर बराबर जब हम लोग 4 लेंगे, आर बराबर 4 लेने पर, 4 लेने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर सर था, ए बराबर सर वहां पे लिखा हुआ था 6q + r, यही था ना। तो आर बराबर 4 रख देते हैं, तो ए बराबर सर आ जाएगा 6q और +4। और जब आर का मान हम लोग 5 रखेंगे, इतना लंबा सवाल है, इतना ही लंबा अगर आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम में आता है तो इसी तरह बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल इसी तरह बनाना है, बिल्कुल बच्चों इसी तरह बनाना है। इसलिए यह ना सोचे कि यह सवाल लंबा क्यों हो रहा है, ये लंबा है ही, यह सवाल इसका सॉल्यूशन ही लंबा है। लेकिन समझ, मैं जिस तरह से समझा रहा हूं, आप सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा है, सभी बच्चों का जवाब भी आ रहा है। तो इसलिए मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा सर, ए बराबर अब आर के जगह पर सीधा सीधा तो है, आर के जगह पर 5 रख दीजिए। सब में तो वही काम हो रहा है, सब में आर के जगह पे आप बदल बदल के रख दे रहे हैं, कहीं पे 0 रख दे रहे हैं, उसके बाद 1 रख दिए, फिर 2 रख दीजिए, फिर 3 रख दीजिए, फिर 4 और फिर 5, 6 तो रखना नहीं है। आर बराबर देखिए, आर बराबर तो केवल 5 ही तक था, समझिए बच्चे। अब बताइए, अब बताइए बच्चों, आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या 6q + 4 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। सर एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें देखिए 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q बच जाएगा और +2 बच जाएगा। यहाँ पे 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, या इसी चीज को आप दूसरी, इसमें तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि यह एक सम संख्या है। इसी चीज को आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं, कोई भी मान रखकर 6 एकम 6 1 ही रख देते क्यू के जगह पर 4, 6 एकम 6 4 कितना होता है 10, 10 में से सर तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। यानी कि यह क्या है, यह एक सम संख्या है। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए उनको यह बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि सर इस तरह कहीं नहीं समझाया गया था, जितना डिटेल में आप समझा रहे हैं उतना डिटेल में आप कहीं नहीं समझाया गया था। तो इसलिए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान दे, और बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6q + 1 क्या है, यह एक सम संख्या है, सम संख्या है। और 6q + 5 क्या है, यहाँ पे q का मान आप लोग खुद से रखकर देखिए, 6q + 5 क्या है, इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है सर, कुछ नहीं कॉमन होने वाला। अगर 2 कॉमन होने वाला रहता तो समझ जाते कि यह एक सम संख्या है, तो यह क्या है, एक विषम संख्या है। अब हम लोग, अब हमारा जो सवाल का सॉल्यूशन है वह खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अब आप, अब यहाँ पे देखिए आप, सर तो आपने जो बात बोली थी वह बात तो सही निकली कि सभी धनात्मक, कोई भी अगर धनात्मक विषम, यह अगर ये विषम संख्या है, अगर यह ये विषम कोई भी पूर्णांक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये अगर विषम संख्या है तो उसको जरूर से जरूर ही 6q + 1 के रूप का होना चाहिए। देखिए यह तो सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, या 6q + 3 के रूप का होना चाहिए, होना चाहिए। यह बच्चों, यह लास्ट बात मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अगर ये अगर विषम संख्या है बच्चों, अगर ये विषम संख्या है तो सर उसे 6q + 1 के रूप का होना पड़ेगा, या 6q + 3 के रूप का होना पड़ेगा, या तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या है, या 6q + 5 के रूप का होना पड़ेगा। यही तो इस सवाल में लिखा हुआ था कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो इस बात को आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि नहीं। अतः अतः सभी सभी विषम पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक भी लिख सकते हैं, सभी धनात्मक विषम विषम संख्या या पूर्णांक कुछ भी लिख सकते हैं, विषम पूर्णांक, बस जो सवाल में लिखा था उसी को लिख देना है। पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, 6q + 5 के रूप का
होता है। यह इस साल आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। आपके किसी एक पाली में, शायद पाली फर्स्ट में, यह सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था कि विषम पूर्णांक किस रूप के होते हैं। तो वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ था 6u+1, 6u+2 और 6u+4, इस तरह कुछ भी लिखा हुआ था। तो आपको अब स्पष्ट दिख रहा होगा बच्चों कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6u+1 के रूप का होगा या 6u+3 या 6u+5। यह और यह ऑप्शन गलत होगा। तो आप लोग अब चाहे बच्चों, आप लोग चाहे तो इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह फर्स्ट हुआ और जो सेकेंड पेज हुआ यह हुआ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक दूसरा सवाल करते हैं जो कि एक बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या इतनी बातें बच्चों, अगर आप लोग को, यह एक अच्छा सवाल था, अगर इतनी बातों आप लोग को समझ में आ गई तो आप एक बार, मैं अभी तक कमेंट उतना नहीं देख रहा था, आप एक बार कमेंट करें यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। और अभी तक मैं देख रहा हूं लाइक की संख्या काफी कम है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप सभी ने लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। रोशनी कुमारी लिख रही है यस सर। उसके बाद हैप्पी स्माइल भी लिख रहा है, हैप्पी स्माइल ने भी जवाब दिया है। एमडी इम्तियाज आलम लिख रहा है गुड मॉर्निंग सर। चलिए, के बाद हम लोग देखते हैं इस सवाल को। यह एक आसान सा सवाल है। जिन बच्चों को अभी तक वह सवाल टफ लग रहा था, यह एक आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी है तथा एक सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य है? 616। कितना? 616। और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की, एक दूसरी आर्मी की जो टुकड़ी है उसकी उनकी संख्या कितनी है? 32, यानी कि 32 है। सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों के अधिकतम संख्या की क्या है जिसमें कि वे मार्च कर सकते हैं। सवाल यह कर रहा है कि देखिए, आप लोग परेड होते हुए देखे होंगे, कहीं ना कहीं परेड हुए, टीवी में, मोबाइल में कहीं भी देखे होंगे या लाइव भी देखे होंगे। यहाँ पे देखिए 616 जो सैनिक है, मान गए इस तरह इसमें मान गए 10 सैनिक, इसमें है चाहे 50 सैनिक, जितना भी सैनिक है, इस तरह 616 सैनिक को इस तरह अलग अलग पंक्ति में, इस तरह लिखने का मतलब है कि लाइन से इस तरह 1 2 3 4 इस तरह खड़ा है सब। ठीक है, जो सैनिक है। और उसी तरह क्या किया जा रहा है, इसके जो सामने है, इसके इनके जो आगे आगे है, यह 32 सैनिक में से 2 या 3 या 4 जितना भी खड़ा होना है। लेकिन एक कंडीशन यह है कि पंक्तियों की संख्या अधिकतम से अधिकतम हो। पंक्तियों की संख्या सामने से देखने पर लगे यार कितना सारा सैनिक है, कितना पंक्ति है। और सभी पंक्तियों में संख्या समान होनी चाहिए सेना का। सभी पंक्तियों में, सभी बच्चों का अभी भी यस सर जवाब आ रहा है, सभी पंक्तियों में सेना की संख्या समान आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो सर 616 बड़ा है। इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। कैसे HCF निकालते हैं? भाग विधि। यहाँ पे कोई लिखा नहीं हुआ है कि भाग विधि से निकालना है या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। तो हम लोग भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं। देखिए 32 से हम लोग क्या करेंगे, 616 में भाग करेंगे। तो बताइए कितने बार में जाएगा? सर एक बार में भाग लगेगा। 32 दूना तो 64 हो जाएगा। 32 दूना कितना होगा? 32 दूना सर आप लोग भाग करके बता भी सकते हैं, आसान सा वाला है। आपको रफ का कॉपी रखना चाहिए आपके साथ, अपने साथ। यहाँ पे देखिए सब एक ही बार में भाग लगेगा, तो 32 से कम तो सर 32 हो जाएगा। यहाँ में एक में से 2 जाएगा सर? नहीं जाएगा। तो 11 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया सर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हुआ बच्चे? 6 हुआ। कितना हुआ? 6। अब बताइए अब कितनी बार में भाग लगेगा? अब कितनी बार में भाग लगेगा? तो सर लगता है इसमें अब 9 3 27, 9 बार में भाग लगा कर देखिए। 9 बार में अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो 9 दूनी तो 18 हो जाएगा और 9 3 27 होगा। अगर आपसे भाग करने के लिए बोला जाए, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28 हो जाएगा। यहाँ पे 27 1 28। तो शेषफल कितना आ जाएगा सर? शेषफल आ जाएगा 8 दूनी 16 और 0 0। अगर आपसे सिंपल भाग करने के लिए बोला जाता तो इसी तरह आप लोग भाग करते। अगर जिन बच्चे ने अभी तक आज नए जुड़े हैं उनको HCF नहीं निकालना आता तो ये लोग समझ ले। अब क्या करेंगे, इस 8 से इस 32 में हम लोग भाग करेंगे। जो शेषफल 8 आया है, 8 आया है, अब यह भाजक का काम करेगा और 32 जो है वह भाज्य का काम करेगा। भाग कर देते हैं। तो सर 8 चौके तो 32 हो गया। 8 चौके कितना हुआ? 32। यह बताइए कितना HCF आया? फटाफट से बताइए। HCF जो है वह आपका कितना आया बच्चों? आप लोग कमेंट कीजिए।
फटाफट से आप लोग बच्चे कमेंट करें, फटाफट से आप लोग कमेंट करें। तो सर एचसीएफ सर 8 आया। जो लास्ट वाला जो भाजक होता है, जो लास्ट वाला जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं कॉपी में। तो चाहे आप लोग, क्योंकि आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पढ़ रहे हैं, यह जो प्रश्नावली 1.1 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहीं भी भाग से लिखा हुआ देखें आप? नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या सिंपल भाग वाला तो है नहीं कंसेप्ट। तो आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही एग्जाम में दर्शा दीजिएगा तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 612 या बड़ा है, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं 616 जो है बड़ा है 32 ना, 32 ही था ना, हाँ 32 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरह लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। भाग विधि से आप लोग वहां पे नहीं लिखेंगे एग्जाम में। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम लिखना ही ज्यादा सही है। एल्गोरिथम से क्या होगा सर, क्या होगा? देखिए पहली बार जो भाग का जो प्रोसेस था वह पूरा यह था, यही था ना। इसके लिए भाजिक यह क्या है, यह तो बी है, यह ए है और यह क्या है, आर है। सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो सर है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर सर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर और बी से छोटा आर। बी से कितना, बी से छोटा आर। सभी बच्चे, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं या जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। और आप लोग शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सर ए बराबर तो सर यह है 616 है, बी बराबर 32 है सर यहाँ पे, और क्यू बराबर सर 19 है, और आर बराबर सर 8 है। अभी यह आर का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए 616 सर क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए 616 सर, यहाँ पे लिख दीजिए आप 616 बराबर तो स्पष्ट दिख रहा है सर 32 है। भाग क्यू कितना आया सर, क्यू सर 19 आया है, और इसके लिए शेषफल कितना आया है सर, शेषफल 8 आया है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दूसरा जो चरण था, यह तो फर्स्ट चरण था, दूसरे चरण में अब यह आर जो है अब यह भाजक का काम करेगा। यहाँ पे देखिए सर, फिर आर बराबर ए बराबर आप लोग आप 32 लिख दीजिए, और बी बराबर क्या लिखेंगे, बी बराबर अब 8 होगा। बी बराबर कितना होगा, 8 होगा, 8 से ही तो भाग दे रहे हैं। और क्यू बराबर 4 होगा सर, क्यू बराबर कितना होगा, 4 होगा। शेषफल कितना आएगा सर, शेषफल अब देखिए 0 है, या कितना है, 0 है। शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो अंतिम वाला जो भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, यह एक आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। आपका आंसर है, आप लिख भी सकते हैं 8 पंक्तियां। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई बच्चों? क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अगला सवाल है आपका, जो अगला सवाल है, जो अगले सवाल है, यह जो है अभी लॉन्ग, ये सभी लॉन्ग सवाल है बच्चों। यह सभी क्या है, लंबे लंबे सवाल है, सभी के सोल्यूशन लंबे लंबे है। लेकिन अगर पर्सनाली 1.1, बहुत सारे टीचर क्या कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस अब अभी करा दिए, फिर पर्सनाली 1.2 पढ़ाते हैं, उसमें कराते हैं। इस तरह बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, फिर बार बार पीछे आना पड़ता है। लेकिन हम लोग इसको एक ही साथ पढ़ रहे हैं, बढ़िया से समझ समझ के हम लोग एक ही साथ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों का जवाब भी आ रहा है 8 सर, 8। चलिए जिन बच्चों का भी जवाब 8 है उनका सही है, और मैंने बता भी दिया। तो अब इस सवाल को करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे देखिए, यह जो है का जो नाम है ना, क्या नाम क्या है मालूम है, क्या नाम है, नाइस। क्या नाम है बच्चों, नाइस। क्यों इनका नाम नाइस पड़ा है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। और इनका जो नाम है, क्या नाम है, वेरी नाइस। क्या नाम है, वेरी नाइस। मालूम है इनका नाम नाइस और वेरी नाइस क्यों पड़ा है? क्योंकि ये दिन भर फेसबुक चलाते हैं। ये दोनों जो मित्र है दिन भर फेसबुक चलाते हैं, और जितने भी फोटो होते हैं सर पे नाइस 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 लिखते हैं। और इनका नाम वेरी नाइस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है ये दिन भर फेसबुक पे सभी के फोटो के नीचे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस लिखते हैं। लेकिन इतना 10वीं कक्षा के स्टूडेंट होकर अगर यह काम कर रहा है, तो जब रिजल्ट आएगा तो इसके रिजल्ट के यह बोलेगा सर मेरा तो स्थिति बैड है, और यह बोलेगा मेरा स्थिति तो भाई मेरा स्थिति तो है वेरी बैड है। तो इसलिए
इसलिए आप लोग इधर उधर ज्यादा ध्यान न भटकाए। आप लोग 10वीं कक्षा के स्टूडेंट है, अभी आपके पास टाइम है, आप लोग संभल जाए। जो भी बच्चे, सभी बच्चों के बारे में मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी बच्चे इधर उधर ध्यान देते हैं, इधर उधर इंस्टाग्राम फेसबुक इस सब पे ध्यान देते हैं, वे लोग संभल जाए। आपको देखिए, 10वीं कक्षा का रिजल्ट खराब होने से केवल आपकी प्रतिष्ठा नहीं जाती है, आपके माता और पिता की भी प्रतिष्ठा जाती है। लोग समझते हैं फलाना जी का लड़का, हम भले 5 दिन 10 दिन के बाद कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके माँ बाप का इज्जत भी खराब होता है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए। चलिए, तो नाइस और वेरी नाइस दोनों भाई, दोनों दोस्त के बारे में आप लोग समझ गए। तो आप लोग को ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए, आप लोग को टॉपर बनना है। इसलिए आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, या आप अच्छा रिजल्ट भी लाना चाहते हैं, जिन सवाल के सॉल्यूशन लंबे होंगे उनको तो टीचर के ऊपर है कि आपको बढ़िया से समझाते हैं कि नहीं। अगर मैं बढ़िया से समझा रहा हूं तो आपका काम है कि आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। यहाँ पे 9 ही ले लेता हूँ, कोई भी पूर्णांक, सम संख्या विषम संख्या यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 9 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आएगा सर, 9 9 सर 81 आएगा। बोल रहा है कि अगर उसमें 3 से भाग करे, यहाँ पे लिखने का मतलब यही है, अगर उसमें संख्या में अगर 3 से भाग करे जो वर्ग आ रहा है, तो शेषफल जो होगा तो क्या, तो 0 होगा। देखिए, बी क्यू प्लस 0 इसी के रूप का है, या बी क्यू प्लस 1 के रूप का है, तो यानी तो सर शेषफल तो का तो 0 होगा, और नहीं तो शेषफल 1 होगा। यही बात है, 0 होगा ना तो 1 होगा। तो करके देख लेते हैं हम लोग, 3 से इसमें भाग करके देखते हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें अगर विभाजन नियम आपको आती हो तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाने वाला है। तो सर 3 दूनी तो 6 होगा सर जी, बिल्कुल। और यहाँ पे बचा 2 और 1, 3 सत्ते 21। सच में सर, यहाँ पे तो सच में शेषफल 0 आ जा रहा है। चलिए सर, कोई सम संख्या लेकर दिखाइए हमको, 8 का स्क्वायर करके दिखाइए। 8 28 सर 64 होगा। 64 में सर 3 से भाग करते हैं। मैं इतना जबरदस्त तरीका है कि आप किसी को, अगर इसको नोट्स बना लिए तो आप किसी को अगले साल पढ़ा सकते हैं, यह इस तरह समझा के कि हाँ इसका मतलब क्या हुआ। कहीं भी आप देखेंगे वीडियो में टीचर लोग लिखाते हैं माना कोई धनात्मक पूर्ण, बस यहाँ से शुरू किए आंसर खत्म। लेकिन मैं जिस तरह एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, यहाँ इस तरह आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। यहाँ पे देखिए शेषफल सर यहाँ पे 0 आया, और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 सर, और यहाँ पे उतरा 4 और 3 एकम 3। सच में सर, यहाँ पे तो देखिए शेषफल 0 आएगा ना तो शेषफल 1 आएगा। किसी भी संख्या के लिए आप करके देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले आपको अपने समझने के लिए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग बच्चों ध्यान से पढ़े, इस सब का नोट्स भी बनाए और वीडियो को लाइक भी करे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, माना कोई भी विषम संख्या, तो मैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया था, जैसे 8 माना था, 9 माना था, उसी तरह मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। माना कोई धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक, केवल पूर्णांक लिखा हुआ है ना, धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, b बराबर सीधा सीधा 3 मान लेना है। b बराबर तथा b बराबर 3 है। क्यों 3 है, स्पष्ट दिख रहा है, 3 से भाग करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ही यही होता है, 3 से भाग करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। यस सर। चलिए, यहाँ पे b बराबर कितना है, 3 है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो आपको पता है सभी में, मैं यहाँ पे मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता दूंगा। आपको बिल्कुल, अगर अभी तक ध्यान है सर इतना काहे लिखना पड़ रहा है, इतना लिखना ही पड़ेगा, आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है यूक्लिड विभाजन, आप लोग एल्गोरिथम ही लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रिद्म भी लिखते हैं, रिथम भी लिखते हैं, तो कोई भी लिख सकते हैं। एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको तो सर पता है, हमें क्या पता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जो से बड़ा, जहाँ शेषफलवा जो है आर है ना 0 हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटे होगा। जहाँ
जीरो से बड़ा या बराबर आर और बी का आर। लेकिन सर यहाँ पे देखिए सर बी बराबर तो 3 है सर, तो हम लोग यह या का निशान है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, या पढ़ते हैं। तो या यह ये बराबर कितना, 3q, 3q और प्लस आर। लेकिन अब आर क्या हो जाएगा, आर तो बी से छोटा ही होगा, जीरो से बड़ा या बराबर आर और 3 से छोटा आर। समझ में आ गया। अब बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, अब आप लोग बताइए आर का मान क्या क्या हो सकता है। आप लोग बच्चे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके और साथी भी इसका लाभ उठा सके। आप लोग कमेंट कीजिए आर का मान क्या क्या हो सकता है। सर आर तो जीरो से बड़ा या बराबर है, तो सर जीरो हो सकता है आर। आर का मान हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, आर बराबर सर जीरो होगा, न तो सर एक होगा, न तो दो होगा। क्या तीन हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तीन से तो आर छोटा ही होगा, तीन से क्या है, आर छोटा ही होना है। यह समझिए, देखिए यहाँ पे इतना काम हमने तो पिछले वाले सवाल में भी किया था। देखिए इस वाले सवाल में भी देख, क्या देखिए, माना धनात्मक पूर्णांक b बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान, इतना काम तो उसमें भी किया था। बस एक ही अंतर है सर, वहां पे हम लोगों ने 6 लिया था और यहाँ पे सर हम लोग क्या ले रहे हैं सर, यहाँ पे हम लोग b की जगह पर 3 ले रहे हैं। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, बारी बारी से आर के जगह पर 0 1 2 रख के देखते हैं। तो आर बराबर जब हम लोग 0 लेंगे क्या हो जाएगा, ए बराबर सर आ जाएगा, ए बराबर ध्यान से देखिएगा 3q। जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, जीरो लिखेंगे तो वही हो जाएगा 3q प्लस आर, जीरो ही रहेगा। किसी संख्या में जीरो से कोई मतलब अर्थ मतलब बदलता नहीं है। अब क्या लिखा हुआ, वर्ग करने पर, इतना थोड़े लिखा हुआ था, ए बराबर 3q थोड़ा केवल छोड़ने के लिए बोला था। सभी बच्चों का कमेंट भी आ रहा है, जिन जिन बच्चों का कमेंट आ रहा है 0 1 2, उनका कमेंट बिल्कुल सही है। यह देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे तो सवाल है सर, इसका वर्ग करने पर, यह जो धनात्मक पूर्णांक ए माने इसका वर्ग कीजिए, वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होगा, इधर भी वर्ग करेंगे तो इधर भी तो वर्ग करना पड़ेगा। क्यों वर्ग करना पड़ेगा, मान गए दो गुने के बराबर हम मान गए, मैं लिखता हूँ कितना हुआ, 3 गुने 2 कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे। तो इधर अगर 3 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी तो 6 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए 3q का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो सर आ जाएगा क्या, 9 और q का स्क्वायर। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है, 9, क्या 9 स्पष्ट मैं लिख देता हूँ 9, और यह जो है q और q का स्क्वायर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब हमें क्या करना है, 3m या 3m+1 के रूप में लाना है। इसलिए अभी आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों क्या आगे करने जा रहा हूं, इस पे बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं क्या करता हूं, इसी चीज को ऐसे ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, तीन इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, बाकी क्यू इसमें से, तो आप सोचते कि क्यू भी कॉमन ले लीजिए, क्यू भी तो एक कॉमन हो सकता था, नहीं। हम मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3q² को हम लोग m मान लेते हैं। क्यों m मान लिए सर, क्यों m मान लिए, क्यों m मान लिए, क्योंकि देखिए 3q² को हमने क्या माना m, 3q² बराबर m माना। क्यों माना, देखिए क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि 3m के रूप में लाना है, जहाँ m क्या है, m कोई पूर्णांक है, 3m के रूप का आ गया सर, 3m का रूप आ गया, m का है क्या है यहाँ पे, m कोई पूर्णांक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 1 रखेंगे और r बराबर 2 रख के देखेंगे। चलिए अगले पेज पे हम लोग इसको देखते हैं। r बराबर 1 लेने पर ये क्या था सर, ए था, ए बराबर सर था 3q और प्लस 3q+r। देखिए यहाँ पे आर बराबर, ए बराबर सर था 3q+r, 0 1 2, यह सक्सेसफुल था 3q+r। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर रख देते हैं 3q और प्लस में 1, 3q प्लस में 1 का तो हमें करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर 3q+1 का होल स्क्वायर। यह बताइए क्या आप लोग को a + b का होल स्क्वायर पता है,
क्या आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है? फटाफट से सभी किसी को पता होगा कि सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, यह जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है? इसको कर लीजिए ना सर, तो इस तरह कर लीजिए, टी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2a। मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो वह ध्यान से समझ ले। बी के जगह पर 3 और ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 1 और प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 3 × 9 क्यू का स्क्वायर होगा, 6 क्यू हो जाएगा, और ये तो सिंपल गुना है। अब बताइए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्या इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई? बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग कैसे स्क्वायर घात लिख देते? हम लोग से तो लिखाता ही नहीं है। मैं जब लिखता हूँ, टाइपिंग करता हूँ, तो वहाँ पे तो मेरे से घात लिखाता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे। सर 3 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 दूनी 6। यह एक तरीका है बच्चों, इसी यह एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस। यह प्रोसेस है, इसलिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसमें मेन बात है समझाना, तो मैं आपको समझा समझा कर ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए +1, आपके मन में अभी तो कंफ्यूजन, सर 1 में से क्यों नहीं 3 कॉमन लिए? तो क्यों कॉमन नहीं लिए, इसका जवाब यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3m + 1 के रूप का, तो इसको हम लोग m मान लेते हैं। तो इसको हम लोग m मान लेंगे, तो 3m + 1 आ जाएगा। m हम लोगों ने किसको माना? m हम लोगों ने माना है 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 क्यू स्क्वायर दिख रहा है, +2q 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2q बराबर m लेने पर, m माना या लेने पर, माना। आपसे अगर कोई पूछे यह m आया कहाँ से, तो इसका जवाब यह है कि यह तो कोई एक पूर्णांक है, तो इस पूर्णांक को हम लोग, यह भी कोई पूर्णांक है, तो इसको हम लोग m मान लेते, इतना बड़ा मानने से छोटा मान लेते, 3m + 1। यह तो हो गया आपका दूसरा प्रोसेस। अभी एक और बचा हुआ है, आर ए बराबर सर है 3q + r। अब हम लोग क्या करते हैं, r बराबर 2 ले लेते हैं, क्योंकि सर r का मान देखिए यहाँ पे, सर r का मान देखिए यहाँ पे, r 0 है, 1 और 2 है। यहाँ पे हमने 0 लिया था, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, r का मान हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिया था। अब हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, अब हम लोग 2 लेने जा रहे हैं। सर ए बराबर, आप लोग बिल्कुल पैसेंस के साथ देखिए। एक आपको केवल पहली बार इसको अगर देख रहे हैं तो तब केवल मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही इसको आप लोग नोट पे उतारेंगे और मैं जिस तरीके से बताया हूँ आपको बिल्कुल झलकने लगेगा। लेकिन अगर आप अलग तरह से देखेंगे, कहीं से अगर केवल सॉल्यूशन देखेंगे, तब आपको नहीं समझ में आएगा। ए बराबर क्या लिख लेते हैं हम लोग, 3q + 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर लिखा हुआ था, धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, और 3q + 2 को भी स्क्वायर कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट भी कर दीजिए। ए प्लस सर बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर ए स्क्वायर होता है। 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। ये सब आपको डायरेक्ट करनी आनी चाहिए, लेकिन आप लोग पहली बार देख रहे हैं हमें, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। 3 × 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q, और यहाँ पे कितना आया, 2 दूनी 4। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको इस तरह ना लिखकर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 9q क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको लाना है 3m या 3m + 1 के रूप का लाना है। लेकिन अभी तक क्या आया है, नहीं आया है। लेकिन एक चीज सर यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या करते हैं, 9q² लिख लेते हैं, और इसको 12q रहने देते हैं, और यहाँ पे इसको 4 ना लिखकर 3 + 1 लिख देंगे, तो कौन दिक्कत? सर कौन दिक्कत नहीं है, कौन दिक्कत यहाँ पे दिख रहा है। 9q² लिखा हुआ है, 12q लिखा हुआ है, 4 को हम लोग 4 लिखे या 3 + 1 लिख दे, कौन दिक्कत नहीं है सर जी, कौन दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, जब कौन दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, यहीं पे कॉमन ले लेते हैं।
3 कॉमन ले लेते हैं। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? 3 कॉमन ले लेंगे। 3 सर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 तिहाई 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस सर 3 चौके इसमें भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 चौके 12 क्यू, और यहाँ पे सर 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, और इस 1 में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस 1 को हम लोग रहने देंगे। अब आपको थोड़ा थोड़ा झलकने लगा होगा, अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा झलकने लगा होगा कि सर अब इसको m मान लीजिए, इसको m मान लीजिएगा तो 3m + 1 के रूप का हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं, आपकी बात को ही मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, m मान लेते हैं। जैसे ही हम लोग m मानेंगे तो हम लोग के बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। चलिए तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या करता हूँ 3, और इस पूरे को हम लोग m मान लेते हैं, 3m + 1। कोई आपसे पूछे बबुआ बतावत तैका कि हई m कहाँ से आइल, तो बताइए कि हई जन बा ना एकरे m मानल गइल बा भैया। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 बराबर m जो है बराबर m, या इसको अलग इस तरह थोड़ा छोटा मैं लिख देता हूँ, 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 बराबर भैया m मान लो। m जैसे ही मानेंगे हम लोग, माना या माना या कुछ ऐसे कुछ लिखा नहीं जाता, इस तरह भी आप डायरेक्ट छोड़ देंगे इस तरह क्वेश्चन में लिखकर, तभी एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने इसको m माना है। तो इस तरह यहाँ पे देख लीजिए, अब समझ लीजिए। अब इसका अंतिम अंतिम प्रोसेस होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, सभी बच्चों को पहले मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है, उसके बाद मैंने इसका पूरा प्रोसेस किया। चलिए यहाँ पे देखिए, तो m कोई पूर्णांक हमने क्या किया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक m मान लिया, उसके बाद b की जगह पर तो 3 लेना है, 3 ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखा कि r क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq + r में r का मान 0 रखा, लेकिन इतना तो काम चलने वाला नहीं, हम लोग को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना था, तो वर्ग किया। तो एक बार 0 रख के वर्ग किया, एक बार 1 रख के वर्ग किया, और एक बार 2 रख के वर्ग किया। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर सच में यह तो 3m के रूप का है, 3m के रूप का है ना, वर्ग इसका। उसी तरह अगर दूसरा का धनात्मक पूर्णांक r बराबर 1 लिखे तो यह 3m + 1 के रूप का है। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है? और फिर यह हम लोग r बराबर अगर 2 भी रखे तब भी यह 3m + 1 के रूप के आया। अतः आप लोग लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, अतः क्या यह कलर आपको दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अतः धनात्मक पूर्णांक, आप लोग बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, आप लोग अपने धर्मेंद्र सर के लिए ही एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग अपने न्यू टीचर के लिए एक बार लाइक कर दीजिए। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे देता हूं, 3m + 1 के रूप का होता है। यह आपको सबसे लास्ट में लिखना है, अब जहां पे सॉल्यूशन करेंगे उसके सबसे लास्ट में 3m + 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। आप लोग अब चाहे बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग चाहे आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं इसको शेयर कर दे, इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहे तो आप का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई? क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई? बच्चों कल जो हम लोग हैं, कल हम लोग प्रश्नावली 1.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या नहीं पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। क्यों नहीं पढ़ाया था? कि क्यों प्रश्नावली 1.2 है वह आपका अभाज्य और सअभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर ही आधारित है। तो कल उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जो उदाहरण के सवाल है, 1.2 के जो उदाहरण के सवाल है उसको करने का प्रयास करेंगे, और इस सवाल जो एक सवाल बच गया है इसको भी हम लोग कल खत्म करेंगे।
यह एक लंबा सा सवाल है, इसलिए अभी मैं नहीं कर सकता। यह जो आपने 2 सॉल्यूशन देखे उससे भी लंबा इसका हल होने वाला है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। इन सब से भी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। अगर आप आगे साइंस से पढ़ाई करना चाहते हैं, मैथ लेकर पढ़ना चाहते हैं, तब तो आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस सब से बहुत सारे सवाल बनते हैं आगे एपीजीपी चैप्टर में, जब आप लोग 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे। इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें, और हो सकता है कहीं यही सवाल आपके 5 नंबर में पूछ दे। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है यह सवाल आपके इस साल बोर्ड में 5 नंबर में पूछ दे, तब क्या करेंगे? तब तो यह आपको आना चाहिए कि नहीं? और मैं जिस तरह से कोई कुछ है नहीं इसमें, आप केवल बी का मान 0, 1, 2, 3, 4 रख देना है, बस हल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस बातों को ध्यान देंगे। अभी तक जो भी बच्चे, लास्ट में मैं बात बोल रहा हूं, अभी तक जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी। और एक चीज और, जो बच्चे पहले से पढ़े थे उनको तो बिल्कुल ही विश्वास हो गया होगा कि सच में सर आपने जिस तरह समझाया उस तरह कहीं भी नहीं समझाया गया था, और इसी तरह से हम लोग आगे भी पढ़ाई करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।